गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मोनिका। और आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर है। अगर आप सभी नीट या फिर टीजीटी पीजीटी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की उससे अलग अगर कोई 11th के स्टूडेंट्स है या फिर कोई बीएससी कर रहा है तो उन सब के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को एक शॉर्ट ट्रिक या फिर एक चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अपनी आज की इस वीडियो को करते हैं हम शुरू। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्ट्रक्चर थी वो थोड़ी सी एक्सप्लेन की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, कि वो माउथ से स्टार्ट होता है एंड एनएस पे आके कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ मैंने डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट किया था, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से किस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले समझें कि डाइजेशन होता क्या है। सर सबसे पहले अगर डाइजेशन के टर्म को ही समझ लें तो डाइजेशन क्या होता है? intake of food, its crushing, digestion, absorption of digested nutrients and digestion of undigested material। यानी कि जो खाना इंटेक करते हैं, यानी कि जो खाना मुंह में लेते हैं उसको क्रश करना, उसे डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड में से कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे बाहर निकाल देना। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। यानी कि फूड के इंटेक से लेके और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एक्सक्रीट करने तक के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डाइजेशन। फिर बात करते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल की, यानी कि हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारा जो माउथ वाला पार्ट होता है इससे स्टार्ट होके और जो एनएस वाला पॉइंट होता है यहाँ तक, इस पूरी को हम कंप्लीट को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। अब अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये 6 से लेकर 9 मीटर तक लॉन्ग होती है और इसमें क्या क्या आता है? माउथ, यानी कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल फूड का इंटेक कहाँ से शुरू होता है? माउथ से एंड एनएस पे एंड अप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फूड कहाँ लेते हैं? माउथ में, देन वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट लास्ट एनस। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कितनी मीटर लॉन्ग होगी? 6 से 9 मीटर लंबी होगी और इसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? माउथ, वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अगर इसे हम डायग्राम में देखें तो हमें पता चल जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ये हमारा माउथ हुआ, माउथ के बाद क्या आता है? फेरिंक्स। माउथ के अंदर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं, देन दिस इज अ फेरिंक्स। फिर हमारा क्या है? इसोफेगस, फूड यानी कि फूड पाइप। उसके बाद फूड कहाँ आता है? स्टमक में, स्टमक से होते होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में एंड एट द लास्ट एनएस के थ्रू क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इस पूरे टॉपिक को क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब हम क्या करें? हम खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करते टाइम क्या होता है? सबसे पहले फूड कहाँ जाता है? हमारे माउथ में। अब माउथ को हम क्या कह सकते हैं? माउथ क्या है? स्लिट बाउंडेड बाय लिप्स, यानी कि 2 लिप्स के द्वारा एक स्लिट सी जो बाउंडेड होती है, घिरी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माउथ। फूड मुंह में गया, मुंह में रखा, हमने बाइट लिया, उसके बाद वो कहाँ गया? वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल होता है हमारे लिप्स और चीक्स, गम्स और टीथ के थ्रू जो स्पेस कवर रहती है, यानी कि जो मुंह के अंदर का जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। अब खाना वेस्टिब्यूल में चले गए, उसके बाद कहाँ जाता है? आपका ओरल कैविटी में, या फिर कह सकते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? आपका थ्रोट और जो जास वाला पोर्शन होता है उससे जो सराउंडेड पार्ट होता है उसे कहते हैं बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में आपका डाइजेशन होता कैसे है? आपने सपोज करो आपने कुछ खाया, चपाती ही खाई, तो खाने के बाद वो खाई माउथ से वेस्टिब्यूल पार्ट में, इनके अंदर की स्पेस में, देन इन बकल कैविटी। और बकल कैविटी में कैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है? अब आपने चपाती ली, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा? सब आपका जो स्टार्च होता है, स्टार्च बेसिकली लार्ज ग्लूकोज की यूनिट होती है। ठीक है, तो जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। किसकी हेल्प से?
सैलाइवरी एमाइलेज, ये एक एंजाइम होता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और यही क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। सैलाइवरी एमाइलेज ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है और जो माल्टोज है उसका आइसोमेराइजेशन होने के बाद आइसो माल्टेज में, ठीक है, आइसो माल्टेज लिमिट डेक्सट्रीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हमारा माउथ होता है, माउथ में दो तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला सलाइवरी एमाइलेज और दूसरे वाला टाइलिन। तो आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि उन दो एंजाइम्स का नाम बताइए, फिर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि कौन से एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो सलाइवरी एमाइलेज एंड टाइलिन ये दोनों एंजाइम्स आपके कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आपकी बकल कैविटी में। और बकल कैविटी में सबसे पहले क्या होता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आया था कि आपके जो फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके स्टमक से, आपके इंटेस्टाइन से या फिर आपके माउथ से। तो उसका करेक्ट ऑप्शन कहाँ होगा, माउथ से, क्योंकि ये सारा पार्ट क्या माउथ के, माउथ लिप्स के द्वारा कवरिंग, फिर उसके अंदर ओरल कैविटी। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है आपको, सबसे पहले माउथ से, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे हो चुका है, ठीक। अब जो आपके बकल कैविटी है इसमें कुछ पैलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया ना, बाउंड बाय पैलेट, थ्रोट एंड द साइड बाय जॉज। पैलेट क्या होते हैं, कंसिस्ट पैलेटाइन रुगर विच हेल्प इन कीपिंग फूड इन प्लेस ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, यानी कि जब खाना चबाते हैं तो उस टाइम खाने को उसकी पोजीशन में रखना, उस जगह पे बनाए रखने का काम क्या करते हैं, हमारे पैलेट करती है। जो पैलेट होती है ये भी दो तरह की होती है, सॉफ्ट एंड हार्ड। जो हार्ड पैलेट है, अब इसका फंक्शन तो हमने समझ लिया कि हार्ड पैलेट का काम क्या होता है, मैस्टिकेशन में फूड को एक जगह रखने का काम, यानी कि फूड को उसके प्लेस पे रखने का काम कौन करेगी, आपकी हार्ड पैलेट। और जो सॉफ्ट पैलेट होती है ये करती है मेक स्वेलिंग इजी, यानी कि जब खाने को निगलते हैं अंदर थ्रोट के थ्रू, जब अंदर इसोफेगस में लेके जाते हैं तो उसे इजी बनाने का काम करती है आपकी सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो आपकी सॉफ्ट पैलेट होते हैं हिंग्स इनटू अवला, नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स, यानी कि इसमें लीड्स कर जाती है सॉफ्ट पैलेट। यानी कि आप जब खाने को निगलोगे तो किन किन पार्ट से गुजरेगी, अवला, नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। अब उसके बाद आपके जो बकल कैविटी होती है उसमें क्या क्या रहती है, उसमें आपका जो ओरोफेरिंग्स वाला पार्ट होता है उसमें हम इंक्लूड कर ओरो यानी कि ओरल, फेरिंग्स यानी कि जो हमारा फेरिंग्स वाला पार्ट है, ये जो हमारे फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स हमारे ओरल कैविटी से जो कनेक्टेड वाला पार्ट है उसे बोल दिया हमने ओरो फेरिंग्स। फेरिंग्स का जो पार्ट आपकी नेसल यानी कि जो नेसल कैविटी होती है उससे कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं नेसो फेरिंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं टंग की। तो टंग क्या है, एक फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्रेनुलम लिंग्वी, यानी कि एक मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसका नाम है फ्रेनुलम लिंग्वी, इसकी फोल्डिंग होती है, ठीक है। फिर है सुकस टर्मिनस वी शेप फुरो, इट एक्सटेंड अक्रॉस द टंग बिटवीन इट्स फेरिंगल एंड ओरल पार्ट। उसके बाद जो टंग होती है ये एक फोल्डेड फ्रेनुलम लिंग्वी की एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, और जो सकस टर्मिनल है वी शेप की एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये थोड़ी सी हमारी टंग ऐसी होती है ना, जो ये वाला ये जो वी शेप वाली स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सकस टर्मिनल, ठीक है। फिर बात करते हैं फोरमैन सिकम, एट द एंगल ऑफ द फरो ए स्मॉल पिट, यानी कि ये जो निकला रहता है ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फोरमैन सिकम। इट रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट फ्रॉम वेयर थायराइड ग्लैंड ओरिजिनेटेड, यानी कि आपका ये वाला जो पॉइंट है, अब आपको फिर जीभ की स्ट्रक्चर मान लीजिए ये आपकी टंग है, तो जो टंग होती है उसे डिवाइड कर दिया जाता है बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है। तो जो टंग का जो आपकी जो टंग है वो नीचे एक सॉलिड सी स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर से अटैच रहती है, थोड़ा सा हार्ड पार्ट से। तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। फिर आते हैं पैपिली, अपर सरफेस ऑफ टंग, टंग का जो अपर सरफेस होता है ये वाला इसे बोलते हैं पैपिली। और जो पैपिली है ये 3 तरह के टेस्ट बड्स कंसिस्ट करती है,
वैलेट फंगिफॉर्म फिलिफॉर्म, VFF, यानी कि वैलेट फंगिफॉर्म फिलिफॉर्म। ठीक है, फिर आते हैं आपके लिंगुअल टॉन्सिल, यानी कि एक ऐसी थ्रोट्स यानी कि आपके फेरिंग्स से जब फूड को हम स्वेलो करते तो एक ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है छोटी सी, उसको बोलते हैं आपके लिंगुअल टॉन्सिल। ठीक है, और जो आपके टीथ होते हैं वो चार तरह के मतलब जो आपके टीथ होते हैं चार तरह के होते हैं, इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इन टीथ का काम क्या होता है? कटिंग करना, टेयरिंग करना, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द टीथ। अभी हम टंग की हमने पूरी स्ट्रक्चर पढ़ी कि जो टंग है एक म्यूकस की फोल्डेड मेम्ब्रेन है जो कि फ्रेनम लिंग्विस से बनी हुई है। उसकी जो वी शेप की स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम सकस टर्मिनल। सकस टर्मिनल जो पिट नीचे जो पिट लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं फोरमेन सीकम, और वो जिससे अटैच रहता है, जो अटैचमेंट पार्ट होता है वहां से एक ग्लैंड निकलती है, उसे बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड। और टंग का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम पैपिली, और जो पैपिली है उसके पास तीन तरह की टेस्टिंग बर्ड्स होती है, VFF यानी कि वैलेट फंगिफॉर्म फिलिफॉर्म। उसके बाद टंग के जब स्वेलिंग करते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। और मेंस में चार तरह के टीथ पाए जाते हैं जिससे जो होते हैं इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। और इनका फंक्शन होता है कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा कि खाना हमने मुंह में लिया, अभी तक हमने पूरी मुंह की स्ट्रक्चर पढ़ी है यानी कि माउथ की स्ट्रक्चर पढ़ी है। ठीक है, माउथ में खाना लिया तो माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो चुका है माउथ में आपका। ठीक है, उसके बाद हमने टंग के बारे में पढ़ा, टीथ के बारे में पढ़ा। अब जो फूड था यानी कि माउथ, वेस्टिब्यूल, दोनों पार्ट के बारे में कवर कर चुके हैं। फिर खाना कहाँ पहुँच गया आपका? फेरिंग्स में, यानी कि आपने खाना माउथ में लिया, खाना माउथ में लेने के बाद ये माउथ में खाना लिया, इसके अंदर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट था, वहाँ से डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का यानी कि बकल कैविटी में। फिर खाना अब कहाँ आएगा आपका? फेरिंग्स में। ठीक है, अब बात करते हैं फेरिंग्स की। तो जो फेरिंग्स है ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो फेरिंग्स की स्ट्रक्चर वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये भी तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। यानी कि फेरिंग्स का वो पार्ट जो कि नेसल कैविटी से कनेक्टेड रहता है उसे बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड रहता है ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग से कनेक्टेड रहता है उसे बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। अब जो लैरिंगोफेरिंग्स है लीड्स इनटू लैरिंग्स। जो लैरिंग्स का पार्ट होता है यानी कि जिसको हम साउंड सिस्टम भी बोलते हैं लैरिंग्स, जो लैरिंग्स होता है वो कहाँ पाया जाता है? आपका फ्रंट में पाया जाता है, और जो ईसोफेगस है वो उसके बिहाइंड पाया जाता है। यानी कि ये लैरिंग्स है तो इसके जस्ट बिहाइंड में, इसके पीछे क्या पाएगा आपका? ईसोफेगस। लैरिंग्स ओपनिंग टू लैरिंग्स कॉल्ड ग्लोटिस, यानी कि सॉरी जो लैरिंगोफेरिंग्स है ये क्या लीड्स इनटू लैरिंग्स, इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। बियर ए कार्टिलेजस फ्लैश जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस, यानी कि जो ग्लोटिस पार्ट होता है लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लोटिस। और इस ये मान लो लैरिंग्स है और ये जो खुला है इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लोटिस। और इस ग्लोटिस पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? प्रोजेक्ट इनटू द ओरोफेरिंग्स अपोजिट द यूवला, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू इट। यानी कि जो लैरिंग्स होता है हमारा साउंड सिस्टम, इसमें फूड को यानी कि फूड हमारे ईसोफेगस पाइप के थ्रू आ रहा है, यानी कि फूड पाइप के थ्रू एंटर कर रहा है, तो उसको हमारे लैरिंग्स में एंट्री करने से कौन बचाता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम होता है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू इट। यानी कि कहते हैं ना कि जब खाना खाते रहते हैं तो खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, तो वो इसीलिए मना करते हैं कि बोलते टाइम क्या होता है, जो आपका एपिग्लोटिस होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है वो खुल जाती है। और एक बार अगर फूड
पाइप की बजाय, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसके ईसोफेगस बिहाइंड होते हैं और ये फ्रंट में होते हैं। तो अगर खाना आपके साउंड सिस्टम में चला गया तो क्या होता है, आपको एकदम से धक्का लगता है बहुत जोर से, इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है ना। तो करना क्या है कि आप लोग खाते के टाइम बातें नहीं करनी चाहिए, ये बातें कही जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हम कहते हैं छोड़ो ना, ऐसा क्या होता है ना। लेकिन कोशिश करें कि खाना खाते टाइम बातें ना करें, क्योंकि आपने अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लैरिंग्स फ्रंट में पाया जाता है और ईसोफेगस उसके पीछे पाए जाते हैं। तो अगर एक बार ये खुल गया एपिग्लेटिस, तो खाना क्या हो जाएगा, वो एपिग्लेटिस क्या करता है, एपिग्लोटिस फूड को अंदर ले जाने से रोकता है, यानी कि उस लैरिंग्स पार्ट में ना जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं फेरिंग्स के बाद खाना कहाँ आता है आपका, ईसोफेगस में। ईसोफेगस का जो दूसरा नाम है वो है फूड पाइप। ईसोफेगस को हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे कि आप देख सकते हैं। ये जो है इसे बोलते हैं आहार नली, फूड पाइप। इसके थ्रू यानी कि फेरिंग्स के बाद खाना कहाँ जाता है आपका, ईसोफेगस में। और एक सवाल यहाँ से आता है कि उस मूवमेंट का नाम बताइए जिसके थ्रू जो फूड होता है नीचे स्टमक तक ट्रांसफर होता है, उसका नाम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इस मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, ये ऐसे ऐसे फूड को क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है और उसी के थ्रू क्या जाता है, जो फूड है फूड पाइप के थ्रू अंदर चले जाते हैं। ठीक है, स्टमक तक। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि ये वाला कि जो एक, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो कि फूड को लैरिंग्स में एंटर करने से रोकता है। तो उस स्ट्रक्चर का नाम है एपिग्लोटिस। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कि जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके थ्रू जो खाना होता है वो स्टमक तक चला जाता है। तो उस मूवमेंट का नाम बताना होता है, उसका नाम होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट के थ्रू जो खाना है आपका स्टमक तक पहुंच जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा, खाना आपका माउथ से वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से फिर आपका फेरिंग्स और फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस। अब खाना कहाँ जाएगा ईसोफेगस के बाद, स्टमक में। अब जो स्टमक है, स्टमक भी आपका 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 15 सेंटीमीटर वाइड इसकी स्ट्रक्चर होगी स्टमक की। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टमक की स्ट्रक्चर, ये आपकी स्टमक की स्ट्रक्चर है। ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और 15 सेंटीमीटर क्या है आपका, वाइड है। ठीक है, अगर स्टमक की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये ईसोफेगस है। ये पॉइंट क्या है, ये ईसोफेगस, यानी कि खाना कहाँ है, ईसोफेगस से डायरेक्ट कहाँ गया आपका, स्टमक में। और स्टमक के भी पार्ट देखो, फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक एंड ड्यूडेनम, यानी कि जो आपका स्टमक है उसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले, अब मैंने स्ट्रक्चर में तो आपको पार्ट दिखा दिए, सबसे पहले पार्ट क्या आता है आपका, फंडस, कार्डिक और यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बात करते हैं कार्डिक की। फंडस क्या होता है, सबसे पहले फंडस स्ट्रक्चर, डोम लाइक अपर पार्ट कंटेन गैस और गैसेस। ठीक है, यानी कि ये जो फंडस है, ये फंडस सबसे अपर पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में, स्टमक के इस वाले पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट रहती है, गैसेस एंड एयर, यानी कि गैस और एयर इस पार्ट में प्रेजेंट रहती है फंडस में। उसके बाद आपके आते हैं दूसरी स्ट्रक्चर, देखिए, जिसको बोला हमने कार्डिक। खाना ईसोफेगस के थ्रू फंडस में है, जहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगी, एयर और दूसरी क्या होगी आपकी, गैस। ये दोनों चीज प्रेजेंट होगी। फिर खाना फंडस के द्वारा कार्डिक पार्ट पे आता है। कार्डिक में क्या होगा, इट इज गार्डेड बाय अ वाल, द कार्डिक स्फिंक्टर, यानी कि एक वाल प्रेजेंट रहती है फंडस और कार्डिक के बीच में, जिसे क्या कहते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर। इट चेक द रेगुलेशन ऑफ फूड, दैट मीन्स पैसेज ऑफ फूड बैक इनटू द बकल कैविटी, यानी कि
ये वाली जो कार्डिक स्फिंक्टर है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है खाने को रेगुलेट करने के, यानी कि जो खाने का रेगुलेशन है उसे चेक करने का, कि जो आपने खाना खाया है वो वापस बकल कैविटी में तो नहीं चला गया। सपोज कीजिए कि कभी कभी जब हम खाना खाते हैं तो हम कहते हैं कि यार खाना मतलब नीचे जा ही नहीं रहा है, पानी पीते रहते हैं कि एकदम से उल्टी सी लगनी शुरू हो जाती है। अगर उल्टी लगती है तो खाना वो एकदम बाहर कहाँ से निकल के आ जाए, स्टमक से तो डायरेक्ट नहीं आता। तो क्या होता है, वो खाना हमारी जो कार्डिक स्फिंक्टर है इसी पॉइंट तक क्या होता है, वो वहीं रुका रहता है। तो जब भी उल्टी लगती है तो खाना वो इसी पॉइंट से क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तो जो कार्डिक स्फिंक्टर है इसका काम ही होता है ये चेक करने का कि वापस से जो खाना है आपकी बकल कैविटी में तो नहीं चला गया। ठीक है, तो पहला आपका फंडस, दूसरा आपका बकल सॉरी कार्डिक पार्ट, तीसरा आपके आती है पाइलोरिक, यानी कि ये क्या हो गया आपका पाइलोरिक वाला पार्ट। तीसरा क्या हो गया आपका पाइलोरिक वाला पार्ट, सॉरी थर्ड आपकी बॉडी एंड द फोर्थ वन इज पाइलोरिक। कार्डिक पार्ट हो गया, फर्स्ट फंडस, सेकंड कार्डिक एंड थर्ड वन इज बॉडी। ये जो मिडल का पोर्शन होता है इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। तो फंडस का काम होता है एयर और गैस कंटेन करना, कार्डिक का काम होता है कि आपको खाने का बैकफ्लो ना करे। फिर तीसरा पार्ट मिडल जो पार्ट होता है उसे कहते हैं बॉडी, द फोर्थ लास्ट वन पार्ट इज पाइलोरिक। ये सबसे लोअर पोर्शन होता है, यहाँ पे एक वाइडर पाइलोरिक एंट्रम पाया जाता है, एक नैरो पाइलोरिक कैनाल भी पाई जाती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाती है। क्या पाई जाती है, एक नली टाइप की स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए कैसे मिलती है। ये है आपका स्टमक, ये आपकी बॉडी होगी, ये पाइलोरिक। अब यहाँ से जो ये लेके जा रही है जो नली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नली लाइक स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल, और ये किस में चल जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जितना भी है ये सब आपकी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो अब खाना कहाँ पहुंच गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय पाइलोरिक एपरेचर। ठीक है, पाइलोरिक एपरेचर क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को लेके जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वाल्व पाइलोरिक रेगुलेट द पैसेज ऑफ फूड इनटू द इंटेस्टाइन, यानी कि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है इसके थ्रू जो खाना होता है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। एक हार्मोन है गैस्ट्रिन जो कि प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं। द हार्मोन गैस्ट्रिन सिक्रेट प्रोटीन, क्या करता है, प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं। कैसल इंस्टेनिंग गैस्ट्रिन फैक्टर हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि विटामिन जो B12 होती है उसका एब्जॉर्प्शन कौन सा फैक्टर करता है। तो सबसे पहला है कैसल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, ये फैक्टर हेल्पफुल होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन करने में। फिर पूछा जाता है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है। और जो हमारा स्टमक है, स्टमक की ना पूरी स्ट्रक्चर को एक थोड़ा सा डिटेल में लेंगे, क्योंकि स्टमक अपने आप में एक बड़ी स्ट्रक्चर है और जो डिवाइडेड भी होते हैं बहुत सारे पार्ट्स में। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टमक के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जो स्टमक है उसकी लेयरिंग सेरोसा, मस्कुलर कोट, सबम्यूकोसा एंड द म्यूकोसा, ये 4 लेयरिंग होती है स्टमक में। ठीक है, फिर बात करते हैं सबसे पहले सबसे बाहर की जो लेयर होती है सेरोसा, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है। ये क्या करती है, मेंटिक प्लेक्सिस ऑफ ऑरबैक, मीजनर प्लेक्सिस कंट्रोल स्टमक मूवमेंट, यानी कि ये जो दो प्लेक्सिस पाए जाते हैं मेंटेरिक प्लेक्सिस ऑफ ऑरबैक एंड मीजनर प्लेक्सिस, इनका काम होता है स्टमक का जो मूवमेंट है, यानी कि स्टमक में जो फूड है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम। देखिए यहाँ पे सॉरी वेट अ मिनट, ठीक है, जो आपका मेंटेरिक प्लेक्सिस है ये क्या करते हैं, ये हमारे नर्व फाइबर के साथ फंक्शनिंग करते हैं। बाहर के जो होते हैं इनके जो नर्व फाइबर होते हैं उसके कनेक्टेड रहते हैं मेंटेरिक प्लेक्सिस ऑफ ऑरबैक।
और जो आपका मिसनर है, मिसनर का काम होता है स्टमक के जो मूवमेंट होते हैं उसे कंट्रोल करना। तो जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो सेरोसा होती है, ठीक है। सेरोसा में भी मेंटेरिक प्लेक्सिस ऑफ ऑरबैक पाया जाता है और दूसरी मिसनर प्लेक्सिस। इसका काम होता है नर्व फाइबर को कंट्रोल करना और इसका काम होता है स्टमक का मूवमेंट कराना, ठीक। और जो सेरोसा होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। पहली बात आउटर। द सेकंड लेयर इज मस्कुलर कोट। जो मस्कुलर कोट होता है ये कहते हैं मसल एंड नर्व सेल्स। मस्कुलर कोट में स्टमक की यानी कि आउट फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर हो गया आपकी मस्कुलर कोट। ये किसमें क्या होती है, ये मसल्स और नर्व सेल से मिलके बनती है। थर्ड लेयर ही सब म्यूकोसा। क्या है, सब म्यूकोसा। जो सब म्यूकोसा है ये कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, मास्ट सेल्स एंड लिम्फोसाइट इन सब से मिलके बनती है। किस किस से, कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, मास्ट सेल एंड लिम्फोसाइट। सब म्यूकोसा यानी कि जो थर्ड लेयर होती है उससे मिलके बनती है। फिर बात करते हैं म्यूकोसा की, यानी कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है। जो इनर मोस्ट लेयर है वो तीन से मिलके बनती है, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिनी प्रोप्रिया एंड द एपिथेलियम। मस्कुलरिस म्यूकोसा आपकी स्मूथ मसल फाइबर्स से, लैमिनी आपके एरियोलर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू और जो एपिथेलियम है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। एक क्वेश्चन आता है कि जो स्टमक होती है, स्टमक की लाइनिंग, जो लाइनिंग है, स्टमक की जो लाइनिंग है वो किस तरह के टिश्यू से मिलकर बनती है, इनकी इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है। तो वहाँ पे क्या होती है, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। वहाँ पे ऑप्शन दे देगी कि आपकी किस तरीके है टिश्यू से है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू पे ही कनेक्ट करना है। अब जो आपका एपिथेलियम यानी कि जो इनर मोस्ट पार्ट की जो ये वाली लेयर है एपिथेलियम, ये भी इसमें तीन तरह के ग्लैंड पाए जाती हैं, इनकी ये वाली लेयर तीन तरह के ग्लैंड को सीक्रेट करने का काम करती है। सबसे पहले गोबलेट जिसे हम म्यूकोसा सेल भी कहते हैं, दूसरी आपकी ऑक्जेंटिक या फिर पेरिएटल सेल और तीसरी आपकी चीफ पैप्टिक और गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो जो आपकी एपिथेलियम है वो तीन तरह की सेल सीक्रेट करती है। सबसे पहले गोबलेट सेल है जिसका काम क्या होता है, म्यूकस को सीक्रेट करना। फिर बात करते हैं आपकी ऑक्जेंटिक, यानी कि ऑक्जेंटिक सेल को हम पेरिएटल सेल भी कहते हैं और ये क्या करती है, ये HCl यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उनको सीक्रेट करने का काम करते हैं। और जो तीसरी आपकी चीफ पैप्टिक या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल दें या फिर जाइमोजन सेल, इनके हम किसी भी नाम से पूछ ले जाते हैं कि जो जाइमोजन सेल है उसे और किस नाम से बुलाया जाता है, तो चीफ सेल भी कह सकते हैं, पैप्टिक भी कह सकते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो इनका काम क्या होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम को प्रोड्यूस करने का काम करती है आपकी चीफ पैप्टिक गैस्ट्रिक या फिर जाइमोजन सेल। The last one is enterochromathic cell of gastric gland secrete हार्मोन गैस्ट्रिन, यानी कि जो गैस्ट्रिन ग्लैंड है, गैस्ट्रिन ग्लैंड की एक सेल है एंटीरोक्रोमैफिक सेल। ये क्या करती है, गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन होता है उसको सीक्रेट करती है। तो इस स्टमक की पूरी स्ट्रक्चर में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी एपिथेलियम। जो एपिथेलियम लेयर है वो कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलके बनती है। ये तीन तरह की ग्लैंड कंसिस्ट करती है जिसमें गोबलेट, ऑक्जेंटिक एंड चीफ सेल। इनके नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी पेरिएटल सेल ना दे के ऑक्जेंटिक दे देते हैं और उसमें ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि ऑक्जेंटिक का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑक्जेंटिक सेल का फंक्शन क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है, HCl को सीक्रेट करने का। फिर कह देते हैं कि जो जाइमोजन सेल है उसका काम क्या होता है, गैस्ट्रिक एंजाइम को सीक्रेट करना। जो गैस्ट्रिक जाइमोजन ना देके आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कह सकते हैं। फिर जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसकी उस सेल का भी नाम पूछ लेते हैं जो गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, तो उसका नाम क्या है, एंटीरोक्रोमैफिक सेल, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कंप्लीट स्टमक की स्ट्रक्चर। अब खाना स्टमक की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, स्टमक की स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद यानी कि क्या पढ़ा हमने स्टमक में, आपने फंडस पढ़ी, उसकी कार्डिक वाला पार्ट पढ़ा, बॉडी पढ़ा एंड पाइलोरिक लास्ट वाला। फिर कहाँ चले गया आपका खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की।
जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है। इसका नाम ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इसका साइज क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आपके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है बेसिकली, डिओडिनम, जेजेनम एंड इलियम, यानी कि DJI, डिओडिनम, जेजेनम, इलियम। ठीक है, तो जो डिओडिनम होती है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जेजेनम 2.4 मीटर लॉन्ग होती है और इलियम 3.6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, तो एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये होगी, ये यहाँ से देखिए, ये वाला जो पार्ट है यानी कि पेन की, ये जो आपका है बॉडी पाइलोरिक कैविटी कहाँ एंटर करेगी, इंटेस्टाइन में। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं डिओडिनम। अब जो डिओडिनम है, डिओडिनम में क्या क्या होते हैं, जो डिओडिनम है इसमें बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट यानी कि इससे कनेक्टेड होते हैं। फिर बात करेंगे जो डिओडिनम है ये क्या करते हैं, बाइल जूस को सीक्रेट करने का काम करते हैं। बाइल जूस सिक्रेशन स्टिमुलेशन बल, यानी कि बाइल जूस का जो सिक्रेशन होते हैं उसका स्टिमुलस किसके द्वारा होते हैं, एक केमिकल एजेंट होता है जिसका नाम है कॉलकेगो। कॉलकेगो ये केमिकल एजेंट है जो कि बाइल जूस की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम करती है। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, हिपैटिक सेल के थ्रू, और स्टोर होती है आपकी गाल ब्लैडर में। जो आपकी हिपैटिक सेल होती है ये लीवर में प्रेजेंट होती है। तो एक नॉर्मल से देखते हैं कि डिओडिनम जो बाइल जूस है स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर, यानी कि बाइल जूस का सीक्रेट करते हैं। बाइल जूस का जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ होता है, उसका स्टोर होता है गाल ब्लैडर में, प्रोड्यूस होती है हिपैटिक सेल के थ्रू, और उस केमिकल एजेंट का नाम बताना है जो कि इसे सीक्रेट करने में हेल्पफुल होते हैं एजेंट का, तो कॉलकेगो। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बाइल जूस है उसका सीक्रेशन कहाँ होता है, आपका डिओडिनम में होता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, हिपैटिक सेल के, और स्टोर होती है गाल ब्लैडर में। फिर बात करते हैं डिओडिनम में कुछ बाइल साल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉर्कोलेट एंड कोलेस्ट्रॉल, एम्पलीफाइंग फैट ब्रेक डाउन स्मॉल पार्टिकल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एम्पलीफाइंग फैट प्रेजेंट होता है, यानी कि कुछ बाइल साल्ट है जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टॉर्कोलेट और कोलेस्ट्रॉल। ये सब क्या करते हैं, जो फैटी पार्टिकल होता है उसे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का काम कर देते हैं। उसके बाद 2 बाइल पिगमेंट्स हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, फॉर्म डिपोजिशन ऑफ हेमोग्लोबिन, यानी कि जब हीमोग्लोबिन का डिपोजिशन होता है, इकट्ठे हो जाते हैं, तो तब ये दोनों पिगमेंट की फॉर्मेशन होती है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। और जो बिलीरुबिन है एक्सपेल आउट एज अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, यानी कि जो बिलीरुबिन है वो अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो अभी देखिए हमने डिओडिनम की स्ट्रक्चर, डिओडिनम के स्ट्रक्चर में जो इम्पोर्टेंट है आपका बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस का स्टोरेज गाल ब्लैडर में, प्रोड्यूस हिपैटिक सेल यानी कि लीवर में होता है, एक तरीके से लीवर कह सकते हैं, ऑर्गन की बात करते हैं लीवर हिपैटिक सेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जितने भी ग्लाइकोलेट, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल, इन सब या फिर एम्पलीफाइंग फैट होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। यहाँ पे 2 बाइल पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ पैनक्रियाटिक जूस की। यहाँ पे क्या होता है, कुछ पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में कैसे काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपके फूड में स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन है तो उससे पैनक्रियाटिक एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज, लिमिडेक्स्ट्रीन, इन सब में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इनकी स्टार्च और ग्लाइकोजन को क्या कर देता है, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिडेक्स्ट्रीन। फिर इनका क्या होता है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होता है और क्या प्रोड्यूस होते हैं, ग्लूकोज। तो इनके अगर फूड में स्टार्च और ग्लाइकोजन है तो उससे आपका क्या प्रोड्यूस हो गया, मेनली ग्लूकोज ही
मेन फूड होता है आपका, जो कि यानी कि जो फूड से एब्जॉर्ब करते हैं मेन न्यूट्रिएंट ग्लूकोज होते हैं। फिर बात करते हैं ट्रिप्सिनोजेन। जो ट्रिप्सिनोजेन होता है ये एंटीरोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो काइमोट्रिप्सिनोजेन है वो ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से काइमोट्रिप्सिन में, और जो काइमोट्रिप्सिन है और प्रोटीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में, ठीक है। और जो प्रोटीसेस होते हैं ये ट्रिप्सिन और हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में। फिर बात करते हैं पेप्टोन्स। जो पेप्टोन्स हैं यानी कि जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन हुआ तो पेप्टोन्स में पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हुए। पेप्टोन्स कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज और जो एमिनो पेप्टाइडेज हैं इन सभी एंजाइम्स की हेल्प से फूड को कहीं में कन्वर्ट कर देते हैं एमिनो एसिड्स में। तो पेप्टोन्स कहाँ कन्वर्ट हुआ आपके एमिनो एसिड में, यानी कि आपकी प्रोटीन थी, प्रोटीन ब्रेक डाउन हुई पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइडेज में, और उसमें कन्वर्ट होने के बाद कहीं में कन्वर्ट हुई आपकी एमिनो एसिड्स में। फिर बात करते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस की, यानी कि जो डीएनए है, डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करने का काम करेगी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम, और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड में यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करने का काम करेगी राइबोन्यूक्लियस। फिर बात करते हैं कुछ इंटेस्टाइनल जूस, जैसे कि आपके डीओआर न्यूक्लियोटाइड्स है, ये टीओआर न्यूक्लियोसाइड्स और कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में, और जो डीओआरआर न्यूक्लियोसाइड्स हैं इन्हें राइबोन्यूक्लियोसाइड्स को कुछ नाइट्रोजनस बेस, कुछ पेंटोज शुगर इसमें तोड़ देगी, ठीक है। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा कि कौन से एंजाइम किस तरह फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प है, ये चीज़ें तो आप लोग को याद ही करनी होगी। बस इसमें कुछ जो मेन सी है जो आपको याद रखनी है, डीएनए को यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में करने के लिए न्यूक्लियस, राइबोन्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए राइबोन्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें जो ज़्यादा जरूरी है ये है आपका ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एंटीरोकाइनेज। ये 2-3 एंजाइम हैं जिनको बहुत ज़्यादा याद रखना है। तो इन सभी एंजाइम्स की हेल्प से क्या होता है, आपके फूड का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, ड्यूडेनम में। ये जो आपका पार्ट है ये कौन सा पार्ट चल रहा है आपका, ड्यूडेनम। तो ये सारा प्रोसेस अभी ड्यूडेनम में ही चल रहा है, ठीक। फिर आता है आपका जेजिनम। जेजिनम 2.4 मीटर लॉन्ग यानी कि मिडल पार्ट होता है, और उसके बाद खाना कहाँ ट्रांसफर हो जाता है एलियम में। जेजिनम का कोई मेन इतना फंक्शन नहीं होता, फिर खाना डायरेक्ट हो जाता है एलियम में ट्रांसफर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर ये जो है जेजिनम, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है ये आपका हो गया इलियम। इलियम जो है 3.6 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होते हैं, द ब्रूनर ग्लैंड एंड द क्रिप्ट ऑफ लिबरकिन, यानी कि जो आपकी ब्रूनर ग्लैंड होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी जो ब्रूनर ग्लैंड होती है, ठीक है, ये क्या सिक्रेट करती है, इंटेस्टाइनल जूस। और जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकिन है ये भी सिक्रेट करती है आपकी इंटेस्टाइनल जूस, या फिर और करके कह सकते हैं कि जो ब्रूनर ग्लैंड है या फिर क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकिन ये क्या सिक्रेट करती है, इसका सिक्रेशन का काम होता है इंटेस्टाइनल जूस का या फिर सकस एंट्रिकस, इसको कुछ भी नाम से जान लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रूनर ग्लैंड है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन, ठीक है। इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकिन। मेन दोनों का फंक्शन क्या है, इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करना। अब इलियम में जाके जो आपका ट्रिप्सिनोजेन है आपने देखा होगा, एंटीरोकाइनेज की हेल्प से ट्रिप्सिन में, पेप्टोन्स इरिप्सिन की हेल्प से एमिनो एसिड्स में, कुछ एमिनो एसिड्स है वो आर्जिनिन की हेल्प से यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। माल्टोज ग्रुप है तो माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज में,
सुक्रोज सुक्रेज की हेल्प से कुछ स्मॉल मोनोसेक्राइड्स में, लैक्टोज लैक्टेज की हेल्प से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके ही लैक्टोज बनाते हैं। तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, किसकी हेल्प से, लैक्टेज एंजाइम की हेल्प से। और जो फैट है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में कन्वर्ट करने का काम करता है आपको लिपेज एंजाइम। तो इसमें आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है, एक तो जो पिन्यूल ग्लैंड है वो आपके इलियम में पाई जाती है, फंक्शन होता है इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेशन करना। और जो लास्ट है कि जो लैक्टोज है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन दो चीज़ में होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और जो फैट है उस फैट को ब्रेकडाउन कहीं में करते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, किसकी हेल्प से, लाइपेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, लाइपेज एंजाइम की हेल्प से होगा सिक्रेशन। फिर बात करते हैं कि कुछ अभी हमने देखा कि ड्यूडिनम वाले पार्ट्स में हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स तक कन्वर्ट करवा के आ चुके हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो गए, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स राइबोन्यूक्लियोसाइड्स में। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इनमें कन्वर्ट हो गए। तो जो पिन्यूल ग्लैंड है वो सिक्रेट करते हैं म्यूकस विच लुब्रिकेट द इंटेस्टाइनल कैविटी, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइन है इस कैविटी में लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का मतलब है खाने जो है वो धीरे धीरे ऐसे फ्लो उसमें हो जाए, उसमें म्यूकस को सिक्रेट करने का काम करती है। और ये कहाँ पाई जाती है, आपकी इंटेस्टाइनल में, इंटेस्टाइनल कैविटी में सिक्रेट भी करने का। तो याद रखना ये दोनों पॉइंट। उसके बाद आपका जो खाना है ये होगी आपकी जेजिनम और ये हो गया इलियम पार्ट। अब ये ऐसे घूम घूम के खाना कहाँ के रुकेगा आपका, ये आके रुकेगा आपका सीकम, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या आपका सीकम, ये आपका कोलन पार्ट है, जो लास्ट ये वाला पॉइंट है आपका रेक्टम। ठीक है, फिर क्या हो गया, फूड रिच इन सेलुलोज डाइजेस्ट एंड हाइड्रोलेज बाय बैक्टीरिया इनटू शुगर, यानी कि जो खाना सेलुलोज रिच होते हैं उसका यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है और उसका में कन्वर्ट होता है शुगर में। कोलन वाले पार्ट में, कोलन के भी चार पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड या फिर पैल्विक। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, ये होते हैं सिक्रेशन म्यूकस फ्रॉम लुब्रिकेशन म्यूकस, यानी कि म्यूकस का सिक्रेट करना, लुब्रिकेशन किया। दूसरा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन बी एंड की विच आर एब्सॉर्ब, यानी कि एक यहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है जो कि विटामिन बी और के इनको ऑब्जॉर्व करता है। अनडाइजेस्टिव फूड एक्सपेल आउट, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है क्या बाहर निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन तक आते आते क्या होता है, सिर्फ जो आपका लिमिटेड फूड होता है और उसमें भी कुछ विटामिन जैसे कि बी और के, यही क्या होती है, ये एब्जॉर्ब की जाती है। बाकी जो फूड यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता वो क्या होता है, वो एक्सपेल आउट हो जाता है, उसे क्या करते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने पूरी एक वीडियो में देखा कि हमारे खाने का किस तरीके से डाइजेशन हुआ। और ये आपका जब आपका डिसेंडिंग कोलन से होकर रेक्टम में आया, यानी कि फूड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, उनके बाद जो अनडाइजेस्टेड होते हैं वो रेक्टम के थ्रू आके एनएस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, यानी कि एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक तरीके से बाहर निकल जाते हैं। ये क्या होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन, यानी कि उसका एक्सक्रीशन होगा, उस खाने को बाहर। तो हमने देखा कि सबसे पहले फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, उसके बाद फेरिंग्स ईसोफेगस में आते थे, फिर फूड का डाइजेशन कहाँ हुआ, कि स्टमक के, स्टमक में हुआ, स्टमक के कौन से, कार्डिक पार्ट में, फंडस में और बॉडी में नहीं, फिर थोड़ा सा पाइलोरिक पार्ट में फूड का डाइजेशन हुआ। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो फूड का डाइजेशन होता है वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, आपके ड्यूडिनम में। ठीक है, ड्यूडिनम के बाद जेजिनम आते हैं, यहाँ पे इतना डाइजेशन नहीं होता। जेजिनम के बाद आता है इलियम। तो जो बचा कुछ फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो इलियम आके डाइजेस्ट कर लेता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को। इलियम फिर ट्रांसफर कर देता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन को। लार्ज इंटेस्टाइन का जो आपका सीकम वाला पार्ट होता है,
यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत शुगर कुछ भी अगर सेलुलोज वाला पार्ट प्रेजेंट है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन बी के वगैरह ये सब कुछ। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे रेक्टम के थ्रू, यानी कि रेक्टम लास्ट पॉइंट है, रेक्टम तक आके फिर क्या एनएस वाला जो पॉइंट होता है लास्ट पॉइंट होता है उसके थ्रू से क्या कर देता है एक्सक्रीट कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की कहाँ किस तरीके से क्या क्या हुआ। इसमें कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोट कराए जो कि आपको याद रखने होंगे, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से वो ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार रिपीट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम वाली वीडियो में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इससे रिलेटेड डाइजेस्ट सिस्टम का मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ मेरी पिछली वीडियो में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख भी सकते हैं। और हाँ, इसी के साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।